में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के खत्म होने की आहट से खुद को किसान नेता कहलवाने वाले राकेश टिकैत को बेचैन कर दिया है। कल दोपहर 2 बजे अहम बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि कल कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अपमान की घूंट पियाने चाह रहे हैं कि अपमान की घूंट पीकर ये चला जा। प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ उसमें। सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये तय माना जा रहा था कि किसान अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन एमएसपी और केस वापसी की मांग को लेकर किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। किसान आंदोलन में अलग थलग पड़ चुके राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अपमान का घूंट पिलाना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उन्हें भेजा मतलब अपमान की घूंट पियाने चाह रहे हैं कि अपमान की घूंट पीकर ये चला जा। प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ उसमें। कल 2 बजे चर्चा करेंगे उसमें। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि आंदोलन के अंत को लेकर कोई ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार के प्रस्ताव से किसान संगठन सहमत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि एमएसपी की कमेटी में उन किसान संगठनों को जगह नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने कृषि कानून का समर्थन किया था। किसान संगठनों की मांग है कि पहले सरकार केस वापस ले, फिर किसान संगठन वापसी की तारीख तय करेंगे। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी। पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। किसान संगठनों के बयानों से ये साफ है कि वो घर जाने को तैयार है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन घर वापसी से पहले किसान केस वापसी को लेकर अड़ गए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। उनको सरकार के पास भेजा जाएगा, वापस उत्तर आएगा, उस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की मांग मान ली है। अब आंदोलन वापसी में केवल केस वापसी वाला पेच फंस रहा है। अगर सरकार ने कल केस वापसी का ऐलान किया तो ये तय है कि दोपहर 2 बजे एसकेएम की बैठक के बाद आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है। किसानों ने विजय रैली के साथ घर जाने का प्लान बनाया हुआ है। साफ है अगले 1-2 दिन में तंबू उखड़ने लगेंगे और किसानों की घर वापसी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसा लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला को विवादित और भड़काऊ बयानों के जरिए सुर्खियों में रहने की आदत पड़ चुकी है। फारूक अब्दुल्ला ने बीएसएफ को मिले अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नागालैंड जैसा पंजाब में भी हो सकता है। सियासतदानों को तो बस मौका चाहिए सियासत चमकाने का, मुद्दा भुनाने का, सरकार को घेरने का। अपनी राजनीति को धार देने के लिए मौत को सियासी मुद्दा बनाने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने। नागालैंड में सेना के जवानों के हाथों गांव वालों की मौत को सियासत का मुद्दा बना दिया। फारूक अब्दुल्ला ने नागालैंड की घटना को आधार बनाकर पंजाब के लोगों को डराने की कोशिश की।
फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे का अधिकार क्यों दिया गया? क्या उनकी पुलिस हालात पर काबू नहीं कर सकती? अब नागालैंड जैसा ही पंजाब में भी हो सकता है। पंजाब में 50 किलोमीटर बीएसएफ के हवाले किए, क्यों? क्या उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है? वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा। सुना आपने, जिस घटना को लेकर हर हिंदुस्तानी दुखी है। घटना की जांच के लिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। उसी घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला दूसरे राज्यों को डराने में लगे हैं। संसद में बयान देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया था। शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। दरअसल 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले के ओतिंग गांव में सेना के हाथों 15 लोग मारे गए थे। दरअसल खुफिया सूचना के आधार पर सेना के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हुए थे, तभी हुई फायरिंग में स्थानीय लोग मारे गए। जाहिर है फायरिंग में हुई मौत को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मौत पर सियासत और अब्दुल्ला के बिगड़े बोल कई सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे कई वर्षों तक, और कई वर्षों तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं। उनको इस प्रकार से विवादित टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब विवादित बोल की वजह से फारूक अब्दुल्ला सुर्खियों में आए हो। पाकिस्तान प्रेम की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा के अंदरूनी मामलों को इस तरह से उछालकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या सियासत की खातिर हर मुद्दे को इस तरह से उठाया जाना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। परिसर में लगे भड़काऊ नारेबाजी की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। विवादित बाबरी विध्वंस को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। यूपी चुनाव से पहले जेएनयू कैंपस में हुई नारेबाजी सवालों के घेरे में है। जो बाबरी मस्जिद गिराया गया, ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। देश विरोधी वामपंथी विचारधारा का ये अड्डा बन गया है जेएनयू। 130 करोड़ लोगों के सीने में राम और हनुमान बसे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग औरंगजेब और मीर जाफी के मानसिकता के लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, सारे विवाद खत्म हो गए। लेकिन कुछ उन्मादियों ने सुलझ चुके बाबरी विवाद को एक बार फिर से नए सिरे से उलझाने में जुट गए हैं। 6 दिसंबर 1992 की घटना के विरोध में जेएनयू कैंपस में छात्र संघ ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान मस्जिद को फिर से बनाए जाने की मांग की गई। लगातार नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, भड़काऊ स्लोगन दोहराए गए। जेएनयू में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लेफ्ट विंग के छात्र शामिल हुए। आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया, ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। रात के अंधेरे में निकली ये टुकड़ी बाबरी मस्जिद को लेकर मोर्चाबंदी करने में जुट गई। ये मोर्चाबंदी तब शुरू हुई जब कुछ ही महीने बाद यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये मोर्चाबंदी कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं। जेएनयू में उठ रहे इस तरीके की आवाज पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। पूरे भारत में किसी भी कोने से जो जिनकी संख्या बड़ी कम है वो कोशिश भी कर लेंगे, राम मंदिर जहां बन रहा है वहीं बनेगा। 130 करोड़ लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक सौहार्द का माहौल बन गया पूरे देश के अंदर। तब इस तरह के नारे लगाकर
जेएनयू में इस तरह की आवाज उठाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं कुछ दल। अयोध्या विवाद सदियों पुराना मसला है जो दशकों तक अदालत में रहा। देश की जनता ने अदालत पर भरोसा किया। जब अदालत ने फैसला दे दिया तो उसका पालन हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें न देश के संविधान में आस्था है, न संवैधानिक संस्थाओं से वास्ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरीके की सारी आवाजें बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन सियासत चमकाने में जुटे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस तरीके की उठ रही आवाज ध्रुवीकरण की कोशिश तो नहीं। बाबरी ढांचा तैयार करने की बात कही है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, कोर्ट की अवमानना है, देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। राजनीति ठोस मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ मौका परस्त लोग ओछी राजनीति के जरिए अपनी तकदीर चमकाने में जुटे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में जेएनयू प्रशासन पर ला खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहा है कि जेएनयू परिसर में इस तरह के देश विरोधी प्रदर्शन की इजाजत किसने दी? अगर ये प्रदर्शन बिना इजाजत के हुआ तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश विरोधी वामपंथी विचारधारा का ये अड्डा बन गया है जेएनयू। जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। इस बार आस्था पर चोट करते हुए एक नई साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब तक हिंदुत्व को निशाना बनाया जाएगा और कब तक कुछ शरारती तत्व देश के संविधान से खिलवाड़ करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर श्रीनगर में स्थित सेना की चिनार कोर ने मंगलवार को कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर पर प्रशिक्षण अभ्यास किया। यानी कि सेना का शौर्य और दमखम सबने देखा। सेना की चिनार कोर ने कश्मीर घाटी में बेहद ऊंचाई वाले इलाके में अभ्यास किया। चिनार कोर ने हेलीकॉप्टर से प्रशिक्षण और अभ्यास को अंजाम दिया। ये भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना का कश्मीर में किया गया संयुक्त अभ्यास था। इस अभ्यास के जरिए सेनाओं की क्षमताओं को परखा गया है, जिससे सेनाओं के अंग एक साथ एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचते हुए दुश्मन के पीछे जाकर हमला कर सकें। जब भारत की सेनाएं थिएटर कमांड की ओर बढ़ रही हैं, ऐसे में इस अभ्यास के जरिए तालमेल के साथ युद्ध करने का सफल प्रयास किया गया। तीनों सेनाओं के कमांडोज ने इस संयुक्त अभ्यास में बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया। 9000 फीट की ऊंचाई से थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष कमांडो ने हेलीकॉप्टर के उपयोग से जो अभ्यास किए, वो भारतीय सेनाओं के एक साथ मिलकर युद्ध करने की दिशा में ठोस कदम। इस अभ्यास में थल सेना और वायुसेना के मालवाहक और सशस्त्र हेलीकॉप्टर शामिल थे। इसमें हमलावर अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। इस अभ्यास ने चिनार कोर और थल सेना के वायुसेना और नौसेना से तालमेल के साथ युद्ध संचालन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें युद्ध क्षेत्र के सभी पहलुओं को जोड़ते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर यूपी की बात करेंगे। यूपी की सियासी लड़ाई लाल टोपी तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। लाल टोपी को खतरे की घंटी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता डाला। पीएम की हुंकार, लाल टोपी पर वार। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। 2022 का चुनाव पूरब से पश्चिम तक सियासी सैलाब। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट कर दिया सबने कि आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने देंगे। मोदी योगी की विकास नीति गठबंधन पर पड़ेगी भारी। इस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा।
भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी तरकश से निकल रहे तीखे जुबानी तीरों से यूपी का माहौल गरमाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को 9600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा देने गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लाल टोपी का नया मतलब बताया, जिससे सियासी हलचल तेज कर दी है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। पीएम मोदी यही नहीं रुके, लाल टोपी वालों को गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने वाला और आतंकियों को छुड़ाने वाला तक बता दिया। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है। लाल टोपी का मतलब समाजवादी पार्टी, लाल टोपी का मतलब अखिलेश यादव। लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान ना ही समाजवादी पार्टी का नाम लिया, ना ही अखिलेश यादव का, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ और सटीक था। मोदी ने लाल टोपी पर जोरदार हमला बोलते हुए जनता को सावधान रहने की नसीहत दी। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। जहां एक तरफ बीजेपी विकास नीति के जरिए यूपी की सियासी जमीन को और पुख्ता करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी और योगी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव गठबंधन के रथ पर सवार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में औपचारिक गठबंधन हो चुका है। तो ये बात तय है, यहीं से 2022 का फैसला होगा। हम लोग साथ लड़ेंगे और साथ उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। साथ मिलकर लड़ेंगे, छोटा बड़ा नहीं होता, एक लड़ाई है, सबका सम्मान होगा। आज योगी जी को नींद नहीं आएगी। तारीख के ऐलान से पहले सभी पार्टियां चुनावी अभियान तेज कर चुकी हैं। अभियान के आगाज के साथ शुरू हुई जुबानी जंग से सियासी माहौल गरमाने लगा है। जहां एक तरफ बीजेपी विकास कार्य के जरिए वोटर्स को लुभाने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति वोटर्स के दिलों पर दस्तक दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।